तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम बेसल 3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बेसल 3 पूरा है क्या डिटेल में समझाया था मैंने, उसके सारे के सारे नॉर्म्स क्या थे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर, लेवरेज रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सारी की सारी बातें और भी बातें थी डिटेल में ऑलरेडी मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं। और बेसल 2 और बेसल 3 में अंतर क्या है, उनके बीच का कंपैरिजन भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। तो अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो और आप पहली बार बेसल 3 के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो भाई इससे पहले वाली वीडियो देख के आओ, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। बिकॉज आज की क्लास में मैं बेसल 3 के ऊपर उन 10 क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं जो कि हमारे इंडिया में उठाए गए। इंडिया में डॉक्टर डी सुब्बा राव हमारे देश के गवर्नर रह चुके हैं। 2008 से लेकर 2013 तक ये हमारे देश के आरबीआई गवर्नर थे। तो बेसल 3 के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठे और कुछ कितने 10 क्वेश्चन उठे। उन 10 क्वेश्चन का आंसर आज हम जानने का ट्राई करेंगे। लेकिन उन 10 क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में तब आएगा ना जब आपको पता होगा बेसल 3 होता क्या है। तो उससे पहले वाले लेक्चर में बेसल 3 होता क्या है वो देख के आओ और फिर इन 10 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि डॉक्टर डी सुब्बा राव ने ऐसे कौन कौन से 10 क्वेश्चन को उठाया बेसल 3 के ऊपर। जब ये 10 क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे तो इन 10 क्वेश्चन को समझने के बाद बेसल 3 बेटा आपकी रगों में बहेगा। बेसल 3 का भी आपने इंट्रो पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके रगों में बहे बेसल 3 तो इन 10 क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं समझने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन 10 में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और बोलेगा इस पे कमेंट करो या फिर इसको सॉल्व करो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की अपनी क्लास को। तो जरा सुनो बेटा, ये 10 क्वेश्चन की बात कब की है तो 4 सितंबर 2012। बच्चों मैंने क्या बोला, 4 सितंबर 2012 को डॉक्टर डी सुब्बा राव अपनी स्पीच दे रहे थे और अपनी स्पीच में उन्होंने इन 10 क्वेश्चन का जिक्र किया। वो 2008 से लेके 2013 तक भारत के क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। अब आपको पता है जो बेसल 3 है, बेसल 3 2010 में आया। लेकिन ये तो है नहीं कि जैसे ही बेसल 3 आया हमने अप्लाई कर दिया, नहीं। बेसल 3 2010 में आया, हम उसको अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते अप्लाई कर दो। उसको अप्लाई करने से पहले माइंड में कुछ क्वेश्चन उभरे और उन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया, जब उन क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तब जाके हमने सही तरीके से बेसल 3 को अपनाया। तो 10 क्वेश्चन क्या थे समझते हैं। ये 10 क्वेश्चन बेसल 3 की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और ज्यादा अच्छा कर देंगे, आपको और अच्छे से बेसल 3 समझ में आ जाएगा। और अगेन बोल रहा हूं, ये केवल और केवल समझने के लिए नहीं है बेटा, एग्जाम में भी इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये 10 क्वेश्चन है क्या पहले आप पास एक बार देख लो कि 6 क्वेश्चन तो बच्चों आपको ये पढ़ने हैं, उसके अलावा बाकी के बच्चे 4 क्वेश्चन आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, और ये मैंने अपने आप नहीं बनाए, जो डॉक्टर डी सुब्बा राव की प्रॉपर स्पीच थी। ठीक है, वी सुब्बा राव इनका प्रॉपर नाम है, शॉर्ट में डी सुब्बा राव कहते हैं। तो इनकी जो पूरी स्पीच थी कब हुई थी, जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 सितंबर 2012 को हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में इन 10 क्वेश्चन का जिक्र किया गया था। पहला क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका बच्चों आ गया सेकंड क्वेश्चन, और ऐसे करके 10 क्वेश्चन का जिक्र किया गया। तो आइए उन 10 क्वेश्चन को अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ व्यू दैट इट वाज एक्चुअली द रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क ऑफ बेसल 2 दैट कॉज्ड द क्राइसिस, इज दैट व्यू वैलिड। ये क्वेश्चन ये है, ये बात ये निकल के आती है कि भाई जो हमारे क्राइसिस हुए थे, याद है आप लोगों को कि 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आए थे, तो ये कहा जा रहा है कि उस क्राइसिस के पीछे बेसल 2 का हाथ था। बेसल 2 के ऐसे नियम थे, ऐसे नॉर्म थे जिनकी वजह से ये क्राइसिस आए। क्या ये व्यू वैलिड है? तो डॉक्टर डी सुब्बा राव कहते हैं कि जी हाँ, ये व्यू वैलिड है। जो क्राइसिस आए उनके पीछे बेसल 2 का हाथ था, और ये नहीं केवल आधे दूर है, ये व्यू पूरी तरीके से वैलिड है कि पूरा पूरा हाथ बेसल 2 का ही था, नॉट पार्टली। पार्टली मतलब कि ऐसा नहीं है कि आधा क्राइसिस बेसल 2 की वजह से और आधे दूसरे की, नहीं।
ये पूरा का पूरा उसके पीछे हाथ, पूरा का पूरा षड्यंत्र बेसल 2 का था, ऐसा डॉक्टर डी सुब्बाराव ने कहा। तो क्या लिखा है, डॉक्टर डी सुब्बाराव के अनुसार ये व्यू वैलिड है बट नॉट पार्टली। पार्टली नहीं, पार्टली का मतलब कि केवल आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा हाथ ही बेसल 2 का था, ऐसा डॉक्टर डी सुब्बाराव ने कहा। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे। तो बेसल 2 के ऊपर देयर आर मेनी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस। चार्जेस का मतलब बहुत सारे इल्जाम लगाएंगे बेसल 2 के ऊपर कि भाई इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से वो क्राइसिस आए। और आपका चार्ज नंबर 1, इल्जाम नंबर 1 क्या था, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जो बेसल 2 आया था वो कहने को तो था, जो बेसल 2 आया था वो कहने को तो था रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क। रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क का मतलब है कि बेसल 2 कहने को ये था कि रिस्क के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर रिस्क कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। आपको पता है अपने रिस्क को मापने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए बैंकों को कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है। तो बेसल 2 कह रहा था कि हम ना रिस्क के अनुसार कैपिटल मेंटेन करेंगे। रिस्क ज्यादा होगा तो इतनी कैपिटल, कम होगा तो इतनी कैपिटल, कि एक बैंकों के लिए रिस्क के अकॉर्डिंग कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क। लेकिन ऐसा नहीं था, बेसल 2 सिर्फ कहने को ही रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क था, बट एक्चुअल में जब काम करने की बात आई तो उसका कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था जो रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क को शो करे। इन अदर वर्ड्स, बेसल 2 का कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था कि जो ये शो करे कि रिस्क बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ा दी, रिस्क घट गया तो कैपिटल घटा दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस कहने को ये रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क था, रिस्क के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। अब जरा समझो, तो चार्ज नंबर 1 क्या है? चार्ज नंबर 1 ये है कि जब अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम आपको पता होगा कब था, कि 2008 से पहले हमारे देश में बूम का समय था। ठीक है, तो 2008 से पहले देश में या फिर हर जगह बूम का समय था। तो बूम का समय क्या होना चाहिए? बूम के समय बैंकों को कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए। कि बूम का समय अच्छा समय है, तो बूम के समय में क्या होता है, लोग भी अपने पैसों को बैंक में जमा करवाते हैं, लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंकों को क्या करना चाहिए था, जब लोग बैंकों के पास आ रहे हैं, अपने पैसों को जमा करवा रहे हैं, तो उस अच्छे टाइम में ही बैंकों को कुछ पैसा उठा के साइड में फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए रख लेना चाहिए था। लेकिन बेसल 2 के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जहां पे हम एडिशनल कैपिटल को मेंटेन करें। हाँ, ये नया कब आया? बेसल 3 में ये बात आई कि बेसल 3 में एडिशनल कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा। याद करो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5%, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर 2.5%। ये कब आया? बेसल 3 में आया कि बैंकों को अपनी मिनिमम कैपिटल जो 8% मेंटेन करनी ही करनी है, उसके अलावा बैंक 2.5% की और मेंटेन करे। ये बात बेसल 3 में आई। लेकिन बेसल 2 में एडिशनल कैपिटल को मेंटेन करने का कोई भी प्रोविजन नहीं था। इट मींस जब बैंकों का अच्छा समय चल रहा था, जब लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, तो बैंकों को वहां पे कुछ पैसे को उठा के एडिशनल कैपिटल के रूप में मेंटेन करना था। लेकिन बैंकों ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बेसल 2 में एडिशनल कैपिटल मेंटेन करने का कोई प्रोविजन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बैंकों के पास अब कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा। और जब वो अच्छा समय बुरे समय में कन्वर्ट हो गया, इट मीन जब अच्छा समय गया और जब बुरा समय आया, इट मीन जब रिसेशन आया और बैंकों का एनपीए होने लगा, लोगों ने बैंकों के साथ डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, बैंकों का एनपीए बढ़ने लगा, तो उस समय बैंकों को नीड थी कि उनके पास कुछ एडिशनल कैपिटल हो। लेकिन वही वाली बात, बैंकों ने तो एडिशनल कैपिटल को मेंटेन किया ही नहीं। अगर बैंक अच्छे टाइम में एडिशनल कैपिटल थोड़ा बहुत पैसा मेंटेन कर लेते तो बुरे टाइम में उस पैसे का वो यूज कर पाते। लेकिन वही वाली बात थी कि जब बुरा समय आया तो बैंकों के पास कुछ भी एडिशनल कैपिटल, कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं था कि वो अपने आप को कवर कर सके, अपने आप को बचा सके। उस केस में जब बैंकों ने मार्केट से सोचा, मार्केट मतलब जब बैंकों ने जनता से पैसे उठाने की सोचा कि काम करते हैं, जनता से पैसे लेते हैं और अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं,
ताकि अपने लॉसेस से, अपने एनपीए से बच सके। लेकिन वही वाली बात है, जब बुरा समय था तो बुरे समय के अंदर जनता ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाया। जनता को भी लगा रिसेशन का टाइम है, बैंक में रखा पैसा डूब ना जाए, बैंक बर्बाद ना हो जाए, तो जनता ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाया और बैंकों के पास भी एडिशनल कैपिटल नहीं थी, जिसकी वजह से बैंकों ने डूबना स्टार्ट कर दिया, बैंकों का लॉस बढ़ गया, बैंक का एनपीए बढ़ गया और वहीं से क्राइसिस की शुरुआत हो गई। तो ये था चार्ज नंबर 1, इल्जाम नंबर 1 कि बेसल 2 ने एडिशनल कैपिटल का कोई भी प्रोविजन मेंटेन नहीं किया। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो बेसल का इंट्रोडक्शन वो देख के आओ, तब चल बोल रहा हूं, तब पता पड़ेगा, तब पल्ले पड़ेगा कि एडिशनल कैपिटल क्या है, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर क्या है, कंजर्वेशन कैपिटल बफर क्या, ये क्या है, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर, ट्रिपल सीबी, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, डबल सीबी, यही तो क्या है, यही तो है आपकी एडिशनल कैपिटल। तो इसको पहले ना पढ़ के आ जाओ इससे पहले वाली वीडियो में, तब समझ में आपको आएगा। तो होपफुली चार्ज नंबर 1 समझ में आ गया कि गुड टाइम में क्या करना चाहिए था। गुड टाइम में जब बैंक अच्छा कर रहे हैं और मार्केट भी बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो यहां पे क्या हो गया, जनता ने जो बैंकों में पैसा दिया, बैंकों ने उस पैसे का लोन बांट दिया। अच्छे टाइम में, गुड टाइम में, बूम का टाइम में जनता भी अपना पैसा बैंकों में इन्वेस्ट कर रही थी, जमा कर रही थी, तो बैंकों ने उन पैसे का लोन दिया, उसको अलग से कैपिटल के रूप में फ्यूचर के लिए मेंटेन नहीं किया। तो लिखा है, लेकिन बेसल 2 डज नॉट इम्पोज एनी सिग्निफिकेंट एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बैंक। लेकिन बेसल 2 में बैंकों के पास एडिशनल कैपिटल का कोई भी प्रोविजन नहीं था। ये प्रोविजन स्टार्ट कब हुआ, बेसल 3 में। बेसल 3 में सीसीबी, ट्रिपल सीबी के रूप में एडिशनल कैपिटल की प्रोविजन स्टार्ट हुआ, जो कि बेसल 2 में नहीं था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, जैसे ही बुरा समय आने लग गया, रिसेशन आने लग गया, अब बैंकों को रिक्वायरमेंट थी एडिशनल कैपिटल की, लेकिन अब मार्केट आर वेरी मतलब अफ्रेड। अब मार्केट डर रही थी अपना पैसा बैंकों में जमा करवाने के लिए। मार्केट आर वेरी ऑफ सप्लाइंग दैट कैपिटल। जो जनता थी वो उस कैपिटल को, उस पैसे को बैंकों में सप्लाई करने से, अल्टीमेटली इन शॉर्ट जनता बैंकों में पैसा जमा करवाने से डर रही थी। तो बैंकों के पास तो पैसा बचा ही नहीं, जितना था उसका लोन दे दिया। अब बैंक के पास अपने आप को बचाने के लिए कैपिटल बची नहीं, जनता पैसा नहीं दे रही, जनता बैंक में पैसा जमा करवाना नहीं चाह रही, बिकॉज समय खराब चल रहा है। और वहीं से क्या हो गया, वहीं से जो है क्राइसिस की शुरुआत हो गई। स्वयं क्यों हो गई, क्योंकि इट वाज द फेलियर फॉर बैंक टू ब्रिंग इन कैपिटल, बिकॉज बैंक फेल हो गए कैपिटल को मेंटेन करने में, कैपिटल को लाने में। यह था क्वेश्चन नंबर 1 का चार्ज नंबर 1। तो यहां से आपके क्राइसिस की शुरुआत हुई। उसके बाद कहता है चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 2 कहता है द सेकंड चार्ज अगेंस्ट बेसल 2 वाज दैट इवन इट वाज सपोजली रिस्क सेंसिटिव। अब जरा मेरी बात सुनो, ये सेकंड चार्ज क्या बोलता है। सेकंड चार्ज बोलता है कि देख रहे हो, सपोजली का मतलब यह है कि हम बस सपोज कर रहे थे कि बेसल 2 रिस्क सेंसिटिव है, लेकिन इन एक्चुअल में आप भी जानते हो बेसल 2 रिस्क सेंसिटिव नहीं था। बस वो कहने को रिस्क सेंसिटिव था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जो रिस्क के बढ़ने पे या घटने पे कैपिटल को बढ़ा या घटा सके। बस वो नाम के लिए रिस्क सेंसिटिव बोल दिया। अब दूसरी बात निकल के यहां पे क्या आई, दूसरी बात निकल के आई कि उस समय बोले तो बेसल 2 के टाइम पे या 2007 या 8 के टाइम पे क्या हुआ, ऐसे डेरिवेटिव निकल के सामने आए। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव देखो, जिस प्रकार शेयर होता है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही और भी नए नए इंस्ट्रूमेंट सामने आए, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में मेरे को ना आपको किसी को भी नहीं पता। ऐसे इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे डेवलप हुए, कंपनियों ने, बैंकों ने, देश ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मेनली अमेरिका ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जो कि मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट थे। और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिनमें काफी हाई रिस्क था। हाई रिस्क बोले तो अगर आपने उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया और अगर वो डूबा तो आपका बैलेंस जीरो कर देगा, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या थे, उनका नाम क्या था, आपको इतना डीप में नहीं जाना, बस आप इनको बोलो डेरिवेटिव,
कि नए नए प्रकार के डेरिवेटिव, नए नए प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने आए, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, इनके अलावा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी सामने आए जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें बैंक भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, वो जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें काफी ज्यादा रिस्क था, और इतना ज्यादा रिस्क था कि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है या तो पैसा बहुत बढ़ा दे, या फिर जितना भी मैंने पैसा लगाया वो सारा का सारा पैसा जीरो कर दे। अब अगर बैंक किसी प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जहां पर रिस्क ज्यादा है, तो बैंकों को उसके लिए ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए। यहां पे बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट किसने करी, जनता ने नहीं, बैंक ने। तो मान लो किसी बैंक ने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, कोई भी एक डेरिवेटिव खरीद लिया जिसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन बैंकों को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि उसमें रिस्क कितना है। अगर बैंकों को इस बात की नॉलेज होती उसमें रिस्क कितना है, तो बैंक उसके अकॉर्डिंग कैपिटल मेंटेन करके चलता। यहां पे बेसल 2 फेल हो गया, या फिर बैंक वगैरह फेल हो गए उस इंस्ट्रूमेंट का रिस्क कैलकुलेट करने में कि उस शेयर में, उस डिबेंचर में रिस्क कितना है, और वो रिस्क को मेजर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जब उस इंस्ट्रूमेंट ने लॉस दिखाना शुरू किया तो जितना भी पैसा बैंकों ने या फिर बैंकों ने जितना पैसा बैंकों ने उस इंस्ट्रूमेंट में लगाया था वो सारा का सारा पैसा बैंकों का डूब गया। बिकॉज नए नए प्रकार के कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आए थे जो कि काफी हाई रिस्की थे, और वो पैसा डूब गया, और वो सारा का सारा पैसा बैंकों का एक प्रकार से लॉस बन गया, एक प्रकार से एनपीए बन गया। और उनके लिए बैंकों ने कैपिटल भी मेंटेन नहीं कर सकी थी कि कल को वो डूबता है तो मेरे पास इतनी कैपिटल तो हो कि मैं अपने आप को रिकवर कर लूं। कैपिटल मेंटेन इसलिए नहीं कर रखी थी क्योंकि बैंक फेल हो गए थे उस डेरिवेटिव का, उस इंस्ट्रूमेंट का रिस्क मेजर करने में, जिसकी वजह से उनको लगा कि नॉर्मली होगा, रिस्क होगा 10% का रिस्क होगा, 20% का रिस्क होगा। जी ना, जी ना, वो पूरे 100% का रिस्क था। उसने पूरा का पूरा बैलेंस, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसकी वजह से भी जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आए। तो क्या बोलता है, सेकंड इल्जाम ये है, द सेकंड चार्ज अगेंस्ट बेसल वाज दैट इवन एज इट वाज सपोजली रिस्क सेंसिटिव, कि कहने को तो ये क्या था, रिस्क सेंसिटिव, कि रिस्क को माप लेगा, रिस्क को मेजर कर लेगा, बट इट डिड नॉट ब्रिंग इन एनी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द डेफिनेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल इन रेस्पॉन्स टू एक्चुअल चेंज इन द मार्केट डायनेमिक्स। अब सुनो, अब ये बोल रहा है जब मार्केट में एक्चुअल में चेंज आया, एक्चुअल में चेंज बोले तो जब मार्केट में वो ऐसे कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आए जिनकी वजह से मार्केट में रिस्क का लेवल बढ़ गया, लेकिन क्या था, ये जो आपका बेसल 2 है वो ऐसे रिस्क को मेजर नहीं कर पाया, और क्योंकि वो रिस्क को मेजर नहीं कर पाया तो रेगुलेटरी कैपिटल का बच्चों मतलब वही है 8% वाली कैपिटल, मिनिमम कैपिटल। तो जब मार्केट में चेंज आया तो भाई साहब जो भी बैंक कैपिटल मेंटेन कर रखा था उसको उसकी कॉम्पोजिशन में, मतलब अल्टीमेटली उसको कैपिटल में चेंज करना चाहिए था। अगर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो मेरे को अपनी कैपिटल 8% से बढ़ा के 10%, 11%, 12% करनी चाहिए थी। 8% फिक्स नहीं है, 8% मिनिमम है कि मिनिमम बैंकों को 8% मेंटेन करना चाहिए। बैंक अपने अकॉर्डिंग उसको 9%, 10%, 11%, 12% भी मेंटेन कर सकता है, 8% तो मिनिमम है। लेकिन वही हुआ कि बेसल 2 के चलते बैंकों ने अपनी कैपिटल को 8% ही मेंटेन किया, उससे ज्यादा मेंटेन नहीं किया। बोले तो उन्होंने अपनी कैपिटल की डेफिनेशन में या फिर कॉम्पोजिशन में, अल्टीमेटली उसकी परसेंटेज में नॉट किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि बेसल 2 फेल हो गया to measure the risk from the complex derivative product that were coming in onto the market in a big way। क्योंकि बेसल 2 इस बात को मेजर नहीं कर पाया कि मार्केट में बड़े लेवल पे ये जो भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, इसमें कितना रिस्क है। अगर बेसल 2 इसका रिस्क कैलकुलेट कर पाता तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को मेंटेन करता, लेकिन बेसल 2 इस रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कैपिटल को ज्यादा मेंटेन नहीं किया गया, और जितना भी पैसा उन डेरिवेटिव में लगाया था वो सारा पैसा डूब गया। एंड बैंक्स डोंट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू मिटिगेट दैट रिस्क और टू एब्जॉर्ब द लॉस। और बैंकों के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि जो भी डेरिवेटिव लॉस दे रहे हैं
या रिस्क दे रहे हैं उस रिस्क को या लॉस को एब्जॉर्ब किया जा सके या फिर उस रिस्क को कम किया जा सके, बैंकों ने इतनी कैपिटल मेंटेन नहीं करी थी। ये था आपका चार्ज नंबर 2, इल्जाम नंबर 2। उसके बाद अगर बात करें इल्जाम नंबर 3 की, तो बेसल 2 पे एक ये इल्जाम लगाया गया कि थर्ड चार्ज ये था कि बेसल 2 में लेवरेज के बारे में कोई बात नहीं की। लेवरेज क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, जब कोई भी संस्था कोई उधार लेती है, किसी भी संस्था के ऊपर जो डेट होता है, जो उधार होता है बच्चों, उसी को लेवरेज कहते हैं। और बेसल 2 में लेवरेज के लिए, अब मैंने उधार लिया है क्योंकि मैंने उधार लिया है तो उसको मेंटेन कर, अब उस कल भाई एक बैंक ने उधार लिया है तो उस उधार को वापस भी करना पड़ेगा। तो उस उधार को वापस करने के लिए बैंकों को अलग से कोई प्रोविजन या कोई पैसा मेंटेन करना पड़ेगा कि कल को मुझे इनका तुरंत पैसा वापस करना पड़ जाए, कल को ये लोग मुझसे पैसा मांगने आ जाए तो मैं पेमेंट कहां से करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो गया, बैंकों ने लेवरेज के बारे में नहीं सोचा। बैंकों ने उस समय बहुत अधिक लोन लिया। लोन का मतलब है जनता, भाई देखो उस समय क्या था, उस समय आपका बूम का टाइम था 2008 से पहले, इस संकट से पहले भाई बूम का टाइम था। बूम के टाइम में लोगों ने बहुत सारा पैसा बैंकों में जमा करवाया, जिसकी वजह से बैंकों पे बहुत सारा पैसा आ गया। अब ये पैसा क्या बैंक का अपना पैसा? नहीं, ये पैसा बैंक का अपना पैसा नहीं है। ये पैसा क्या है? बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। ये पैसा बैंक को कल को फ्यूचर में कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। अब बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने जो भी पैसा आया था बैंकों ने उन सबका लोन बांट दिया। इट मींस कस्टमर को देने के लिए बैंक ने पैसा नहीं जोड़ा, बैंकों ने जितना पैसा आया था उन सबका लोन बांट दिया। इट मींस बैंकों को पैसा मिला बहुत ज्यादा, बैंकों के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, बैंकों का लोन हो गया बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली बोलूंगा कि बैंकों का एक्सेसिव लेवरेज हो गया, बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटी बढ़ गई, बैंकों ने बहुत सारी जनता का पैसा जमा कर लिया और उस पैसे का बैंकों ने लोन बांट दिया। अब जब संकट की स्थिति आई तो लोन वाला पैसा डूब रहा है, और अब ये लोग, जिन लोगों ने बैंकों में जमा करवाया था पैसा, वो भी आ गए, लाओ हमारा पैसा दो। अब बैंक वाला पैसा कहां से दे भाई? बैंक वाला पैसा कहां से दे? क्योंकि बैंकों ने जो पैसा कस्टमर से उधार लिया था उसका तो लोन बांट दिया और वो लोन डूब गया, वो तो एनपीए बन गया। अब बैंक वाला पैसा कहां से दे? तो ऐसे केस में बैंक वाले को कुछ कैपिटल मेंटेन करके चलनी थी कि कल को मेरे डिपॉजिटर पैसा निकालने आते हैं तो उस कैपिटल में से मैं पैसा दे दूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बैंकों ने लिक्विडिटी, कैश को मेंटेन नहीं किया, कैपिटल को मेंटेन नहीं किया, लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं किया। बैंकों के पास एटलीस्ट इतना कैश तो होना चाहिए था कि कल को मेरे कस्टमर मेरे पास आए तो मैं पेमेंट कर दूं, लेकिन ऐसा बैंक के पास नहीं रहा और वहीं से बैंकों ने डूबना स्टार्ट कर दिया, वहीं से क्राइसिस आने लग गए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि बेसल 3 के अनुसार हर बैंक को कम से कम 30 दिन का लिक्विडिटी, अल्टीमेटली 30 दिन का कैश तो अपने पास रखना ही चाहिए। लेकिन वही वाली बात, ये लिक्विडिटी वाला प्रोविजन बेसल 3 में आया, लिक्विडिटी वाला प्रोविजन बेसल 2 में नहीं था। और लेवरेज वाला प्रोविजन भी, कितना लेवरेज एक होना चाहिए बैंक का, लेवरेज वाला प्रोविजन भी बेसल 3 में आया, लेवरेज की बात बेसल 2 में नहीं हुई, जिसकी वजह से बेसल 2 की वजह से देश में विदेश में संकट देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि थर्ड चार्ज ये है कि बेसल 2 में लेवरेज के ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं था। बेसल 2 डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन ऑफ लेवरेज एट दैट टाइम। उस टाइम क्या था, बैंकों ने बहुत सारा पैसा ले रखा था, तो बैंकों का क्या था, एक्सेसिव लेवरेज था, मतलब बैंकों का बहुत सारा क्या था, उधार था। ठीक है, एक्सेसिव लेवरेज ऑफ बैंक वाज वन ऑफ द प्राइम कॉज ऑफ द क्राइसिस। और इस संकट का एक मुख्य कारण बैंकों द्वारा लिया गया बहुत सारा उधार भी है, बहुत सारा लोन भी है, क्योंकि बेसल 2 डिड नॉट कवर लिक्विडिटी रिस्क। क्योंकि देखो बेसल 2 में ना तो बात लेवरेज की थी और बेसल 2 में लिक्विडिटी रिस्क को भी कवर नहीं किया गया, जो कि बेसल 3 में किया गया। बेसल 3 में 30 डेज का लिक्विडिटी रखने को बोला, बेसल 2 में यह बात नहीं थी। अब इतना सारा लोन ले लिया बैंक ने, अब कल को जब कस्टमर पैसा वापस मांगेगा तो बैंक पेमेंट कहां से करें, जिसकी वजह से क्या हो गया, बैंकों के पास कैश कम था, लिक्विडिटी कम था और वहां से बैंकों ने डूबना स्टार्ट कर दिया। सिंस लिक्विडिटी रिस्क
इफ लेफ्ट अनएड्रेस कुड कन्वर्ट इनटू सॉल्वेंसी रिस्क। अब क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं था, बैंकों ने लिक्विडिटी के ऊपर, अनएड्रेस का मतलब है बैंकों ने लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कितना कैश मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से बैंकों की हालत और खराब हो गई और वो लिक्विडिटी रिस्क के अभी तो कैश की कमी थी वो कन्वर्ट हो गया सॉल्वेंसी रिस्क में कि एनपीए का सारा डूब रहा है पैसा, हमारे पास कैश भी नहीं है और अब तो बैंक डूबेगा, अब तो बैंक सॉल्वेंट होगा, अब तो बैंक बर्बाद होगा। तो लिक्विड रिस्क क्या बन गया, वो बैंक के सॉल्वेंसी रिस्क में कन्वर्ट हो गया कि बैंक के अब डूबने के चांसेस बढ़ गए। और यही क्या है, यही एक प्रकार के बच्चों क्या है, कॉज है क्राइसिस का, संकट का। ये था आपका इल्जाम नंबर 3। और आखिरी बात बोलता है, ये चौथा इल्जाम नहीं है, 3 ही इल्जाम थे, 3 ही चार्जेस थे। चौथी बात ये बोलता है कि बेसल 2 में एक समस्या ये भी थी कि उसका जो फोकस था वो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे था। इट वॉज इग्नोरिंग द इंटरकनेक्टेड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन लाइक GSIB एंड DSIB। ये बोलता है बेसल 2 का जो मेन फोकस था वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट मीन छोटे मोटे बैंकों पे था, वो बैंक जो अकेले अकेले काम करते उन पे था। जबकि बेसल 2 का जो ध्यान है वो छोटे मोटे बैंक प्लस वो वाले बैंक जो हर किसी से इंटरकनेक्टेड है। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पूरे देश में हर बैंक से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में SBI एक ऐसा बैंक है जो कहीं ना कहीं हर बैंक से कनेक्टेड है। SBI पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये भी बैंक है। तो इन पर भी और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बेसल 2 ने छोटे मोटे बैंकों को और इन बड़े बैंकों को एक ही लेवल में रखा। बेसल 2 ने जो नियम और कानून छोटे बैंक के लिए बनाए वही नियम और कानून बड़े बैंकों के लिए बनाए, दोनों को सेम शू में, सेम जूते में, मतलब सेम लेवल पे, सेम थाली में रखा, जो कि सही नहीं था। GSIB का बच्चों मतलब होता है ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, कि ऐसे बैंक जो पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और DSI मतलब होता है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ऐसे बैंक जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया भी था DSIB में इंडिया में 3 बैंक आते हैं। कौन सा? SBI बैंक आपका आता है, HDFC बैंक आपका आता है और ICICI बैंक आपका आता है। ये 3 ऐसे बैंक है जो पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 डूबेंगे तो ये समझ लेना इंडिया का सर्वनाश होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसल 2 ने इनको और छोटे मोटे बैंकों को सबको सेम लेवल पर रखा, इनके लिए अलग से कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना, इनको इग्नोर किया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से भी क्राइसिस हमारे देश में बढ़ गए। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो और चाहो तो जल्दी से इसको नोट करो। लीजिए, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा उनकी अगर मैं PDF शो करूं तो उनकी स्पीच के अनुसार सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ इज बेसल 3 एन इंप्रूवमेंट ओवर बेसल 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और प्लीज इसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। ये पूरी की पूरी टेबल डिटेल में मैं पिछली वाली वीडियो में समझा चुका हूं और यही क्वेश्चन से मैंने वहां लिखा था कि हाउ बेसल 3 एंड इंप्रूवमेंट ओवर बेसल 2, कि बेसल 3 बेसल 2 से किस प्रकार अच्छा है। तो आप एग्जाम में ये बनाएंगे टेबल, ठीक है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, आप इसको मेरी पहले वाली वीडियो में देख लेना। और टेबल समझाने के बाद आप ये जो पॉइंट्स लिखे हैं 9 पॉइंट, आप इन 9 पॉइंट को लिखेंगे और इन 9 पॉइंट को लिख के आप एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, जो शॉर्ट में लिखा है ये आपको इसी को थोड़ा जो है लॉन्ग में, थोड़े पैराग्राफ में लिखना है। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उस नोट्स में इनकी प्रॉपर लैंग्वेज भी गिवन होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या लिखा है तो देखो, बेसल 3 एक इंप्रूवमेंट है बेसल 2 पे, इसलिए क्योंकि बेसल 3 में बेटर कैपिटल क्वालिटी, इसका मतलब है बेसल 3 में कैपिटल की एक अच्छी डेफिनेशन, एक स्ट्रिक्टर डेफिनेशन है। यहाँ पे प्रॉपर बता रखा है कि कौन सी कैपिटल का कितना % कहां से उठाना है। तो यहाँ पे कैपिटल की एक अच्छी डेफिनेशन है, हाई लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी,
यहाँ पे इस बार जो हम कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, हम उतनी कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं कि अगर बैंकों का लॉस ज्यादा भी होगा ना, तब भी हमारी कैपिटल कम नहीं पड़ेगी, हमारी कैपिटल उस लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बेसल 3 में ज्यादा अच्छी लॉस एब्जॉर्ब करने वाली कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद बात करें, यहां पे एक नई बात क्या आई, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो कि बेसल 2 में नहीं था। 2.5% मेंटेन करना है आरडब्ल्यूए का, रिस्क वेटेड असेट का। यहां पे एक नई बात और आई, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर भी मेंटेन करना है, जो कि पहले नहीं था। 0 से 2.5% मेंटेन करना है। फिर यहां पे एक बात और आई कि मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, अगर आपको याद हो तो टीयर 1 में 2 प्रकार का पैसा होता है, एक इक्विटी वाला पैसा और एक अदर वाला पैसा। बेसल 2 में हम टीयर 1 का इक्विटी वाला पैसा केवल 2% मेंटेन करते थे, लेकिन बेसल 3 में इसको बढ़ाया और 4.5% मेंटेन किया गया। अगर बात करें मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो बेसल 2 में मिनिमम टोटल कैपिटल केवल 8% थी, जबकि बेसल 3 में ये 10.5% है। कैसे? 8% आपकी मिनिमम कैपिटल और उसमें आपको 2.5% का क्या ऐड करना पड़ता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो 10.5% की यहाँ पे क्या है, मिनिमम कैपिटल है, मतलब है ही है नहीं, है ही है। इसको शामिल क्यों नहीं किया, बिकॉज मैंने बताया था ये 0 भी हो सकता है और 2.5%। तो इच्छा है कि आप काउंटर साइकिल कैपिटल बफर को शामिल करो या ना करो, इच्छा है, लेकिन आपका ये कंपलसरी है 2.5%। तो 8 में 2.5% को जोड़ना ही पड़ेगा, तो मिनिमम 10.5% तो मेंटेन करना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक नई बात और आई, लेवरेज रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है एटलीस्ट 3%। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो भी नया यहाँ पे आया बेसल 3 के अंदर, कि अगर आपका LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, इट मीन शॉर्ट टर्म वाला, 30 डेज तक मेंटेन करो। और अगर आपका NSFR है, लॉन्ग टर्म वाला, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, तो 1 साल तक का मेंटेन करो। फिर यहाँ पे एक बात और आई, प्रोविजनिंग नॉर्म। प्रोविजनिंग नॉर्म का मतलब है कि कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेड है, हमको पता है कि यहाँ पर तो मेरा घाटा होगा ही होगा। तो जब आपको अपने लॉस के बारे में, अपने घाटे के बारे में आपको पता है, तो आप एक काम करो ना, उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के चलो। तो जो एक्सपेक्टेड लॉस थे बेसल 3 में, उनके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाने की बात की गई कि जो पता है घाटा होने वाला ही है, उसके लिए अलग से प्रोविजन बना के चलो। और यहाँ पे एक आखिरी क्या आया, डिस्क्लोजर नॉर्म। डिस्क्लोजर नॉर्म का मतलब होता है, डिस्क्लोज मींस खुलासा करना। डिस्क्लोजर नॉर्म का मतलब होता है कि बेसल 2 में नहीं था, बेसल 3 में आया कि एक बैंक अब कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, वो सभी एक्टिविटी को डिस्क्लोज करे। जो भी बैंक एक्टिविटी कर रहा है उसको छुपाए नहीं, उसको डिस्क्लोज करे, ताकि अच्छे से रिस्क को मेजर किया जा सके। तो यहाँ पे जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं उसको डिस्क्लोज करने की बात की गई कि बैंक कुछ भी नहीं छुपाएगा, सारी बातें डिस्क्लोज किया करेगा। तो इसकी वजह से ही जो बेसल 3 है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू बेसल 2। और ये सारे के सारे पॉइंट आप जो है वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए, और आए क्या, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है कि बेसल 3 किस प्रकार से अच्छा है एज कंपेयर टू बेसल 2, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे और इन सभी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो सुब्बा राव भाई साहब की, मतलब डॉक्टर सुब्बा राव जी की स्पीच के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन 3 क्या समझते हैं। व्हाट इज द एडिशनल कैपिटल दैट इंडियन बैंक्स हैव टू मोबिलाइज टू कॉन्फॉर्म टू बेसल 3? व्हाट आर द ऑप्शन फॉर एंड चैलेंजेस इन रेजिंग दिस साइज ऑफ कैपिटल? देखो बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेसल 3 में क्या इंडिया को एडिशनल कैपिटल की नीड है, क्या इंडिया को एक्स्ट्रा पैसे की नीड है? इंडिया जो अपनी मिनिमम कैपिटल मेंटेन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन क्या इंडिया को एडिशनल कैपिटल की नीड है? क्या इंडिया को और ज्यादा पैसा मेंटेन करने की नीड है? और अगर नीड है
तो उसके ऑप्शन क्या है, ये पैसा कहां से मिलेगा और उसके सामने समस्या क्या आएगी, चैलेंजेस क्या आएगा, और तो और कितने साइज ऑफ कैपिटल, हमें कितने पैसे की नीड है। अल्टीमेटली अब बात हो रही है एडिशनल कैपिटल के ऊपर। क्या इंडिया को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 8% या फिर 10.5% मेंटेन कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर जाने की नीड है? तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला मैं आंसर बोलूं, जी हां, इंडिया को एडिशनल कैपिटल की नीड है। देखो भाई, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री, इंडिया ग्रो कर रही है, इंडिया हौले हौले आगे बढ़ रही है। और इंडिया क्योंकि हौले हौले आगे बढ़ रही है तो फ्यूचर में इंडिया को और ज्यादा पैसों की नीड है अपने देश को डेवलप करने के लिए। जनता को, कंपनी को, बैंकों को फ्यूचर में और ज्यादा पैसों की नीड है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो यस, इंडिया को भविष्य में एडिशनल कैपिटल की नीड तो पड़ेगी, लेकिन वो कैसे आएगा? अगर आज हम सोचेंगे तभी तो भविष्य में पैसा जुटा पाएंगे। तो वो पैसा कैसे आएगा इसकी भी बात करते हैं। तो यहां पर पहला बोला गया कि अभी देखा जाए तो इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 55% है। इस 55% सिंपल मतलब है जितना हमारे देश का टोटल जीडीपी है, जितना हमारे देश का टोटल जीडीपी है उतने में उतना जीडीपी का 55% निकाल लो, उतना पैसा देश में आज लोन के रूप में बटा हुआ है। जितना हमारे देश का टोटल जीडीपी है, अगर मैं उसका 55% निकालूं तो उतना पैसा आज हमारे देश में लोन के रूप में बटा। मैं छोटा एग्जांपल दूं, अगर हमारे देश का जीडीपी मान लो 100 करोड़ है तो 55 करोड़ पैसा तो हमारे देश में लोन के रूप में बटा हुआ है। अब जितना ज्यादा ये रेशियो बढ़ेगा, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा देश के लिए अच्छा है। बिकॉज लोग जितना ज्यादा देश में लोन लेंगे उतना ज्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इंडिया आगे बढ़ेगा। तो यस, ये सब पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया के फ्यूचर में पैसों की नीड है। आज की डेट में इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो भैया हमें पैसों की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखा है आओ पहले पढ़ते हैं, फिर बताऊंगा पैसा कहां से आएगा और कितना आएगा, लेकिन इसकी नीड क्यों है एडिशनल कैपिटल की, आओ उसको एक बार समझते हैं। तो क्या लिखा है, इंडियन बैंक्स ऑलरेडी मीट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बेसल 3। बेसल 3 में जो भी हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है कितनी है, 10.5%। कितनी है, 10.5%। 8% तो वो वाली मेन कैपिटल और उसके अलावा 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो इंडिया के बैंकों को जितनी भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 10.5%, वो तो हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। हर बैंक ने 10.5% तो पैसा मेंटेन कर रखा है। इवन कुछ बैंक तो ऐसे भी है मे हैव टू टॉप अप, जो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जो इससे ज्यादा भी पैसा मेंटेन कर सकते हैं। ये बात कभी कर रहा हूं, ये बात कब की कर रहा हूं, बोलो। ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 4 सितंबर 2012 को जब सुब्बाराव जी ने स्पीच दी थी तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो इस चीज को उस टाइम का सोच के चलो कि उस टाइम हमने बेसल 3 की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी, और तो और हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। करंटली मतलब कब, अब या उस समय करंटली मतलब उस समय जो बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो था वो कितना था, अराउंड 55% था। इस क्यों आ रहा है, बिकॉज उन्होंने जब अपने मुंह से बोला था, देखो इसको मैंने पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया, जैसी उनकी स्पीच थी एज इट इज हमने वैसे लिख दिया और आपको भी वैसे ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए यहां पे इज आ रहा है, इसका मैंने वॉज नहीं किया। ठीक है, चलो, तो मैं क्या कह रहा था कि करंटली द बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया इज अराउंड 55%, कि भाई 55% हमारा जीडीपी टू क्रेडिट रेशियो है, मतलब 55% पैसा लोगों ने लोन ले रखा है। अ हायर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट अग्रेसिव एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द बैंक सेक्टर इन द रियल इकोनॉमी। इसका सिंपल मतलब है कि हमारे देश में जो बैंक है वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे देश में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, बैंकों का पार्टिसिपेशन देश के अंदर बढ़ रहा है। आर इकोनॉमी गोज थ्रू ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है।
द शेयर ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर विल इंक्रीज, भविष्य में इंडस्ट्री का शेयर बढ़ेगा। और जब इंडस्ट्री का शेयर बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, तो भविष्य में क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली इन शॉर्ट, भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट, उधार की रिक्वायरमेंट, बैंकों से मिलने वाले लोन की आवश्यकता भी बढ़ेगी। कंपनी को, लोगों को भविष्य में और अधिक लोन चाहिए होगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। इट मीन्स इज दैट इंडियन बैंक वुड हैव बीन रिक्वायर्ड to raise additional capital even in the absence of Basel III in near future। इसका मतलब है कि हमारे देश के बैंकों को एडिशनल कैपिटल तो रेस करनी ही पड़ेगी, हमारे देश के बैंकों को और ज्यादा पैसा अरेंज करना पड़ेगा। भाई बैंक भविष्य में ज्यादा लोन देगा तो लोन का पैसा कहां से आएगा? तो बैंकों को भविष्य में जो लोन ज्यादा बांटना है ताकि देश डेवलप हो सके, उसका अरेंजमेंट बैंकों को आज ही करना पड़ेगा। आज बोले तो उसके लिए बैंकों को ऑलरेडी सोचना पड़ेगा। ये बोल रहा है अगर बेसल 3 नहीं भी होता ना फ्यूचर में, जिसको हम अप्लाई करने वाले 2012 में हम क्वेश्चनिंग कर रहे थे ना कि बेसल 3 अप्लाई करे या ना करे, अच्छा है कि नहीं है। तो जिस बेसल 3 को हम नियर फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं, अगर उसकी एब्सेंस हो, इट मीन्स अगर बेसल 3 नहीं भी आता ना, तब भी बैंक एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा पैसा मेंटेन करता भविष्य में देश के डेवलपमेंट के लिए, भविष्य में लोन देने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या, तो उससे पहले समझो कि कितनी कैपिटल की, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। फिर देखेंगे कि यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आए, 2 डाउट निकल के आए, उन डाउट को भी करेंगे क्लियर। लेकिन ये कहा जा रहा है द रिजर्व बैंक एस्टिमेटेड एन एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ट्रिलियन, कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऑब्वियस ही बात है 2012 में स्पीच चल रही है, आगे आने वाला फ्यूचर, इट मींस 2013 से 2018 की बात हो रही है, 2013 से 2018 की बात हो रही है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में, इट मींस 2013 से 2018 लिखा है ना, कि एंड मार्च 18, कि 13 से 18 के बीच हमको 5 ट्रिलियन का बच्चों मतलब होता है 5000 अरब रुपए, कि इंडिया को 5000 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आगे 5 साल में। अब उस 5 साल में इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाएगा, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 2012 में बोला गया कि आगे आने वाले 5 साल में, इट मीन 2018 तक, तो 12 में तो स्पीच हुई, इट मीन 13 से 18 तक कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 5000 अरब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें से 3.25 विल बी द नॉन इक्विटी कैपिटल। 3.25 अरब तो वो पैसा होगा जो नॉन इक्विटी कैपिटल होगा। इट मींस ये एक प्रकार का डेट वगैरह होगा, और ये पैसा मेंटेन करना आसान है, क्योंकि डेट के नाम पे मैं किसी पैसा, बैंक उधार के नाम पे, डेट के नाम पे पैसा मांगेगा तो पैसा मिल जाएगा, बिकॉज वो पैसा बैंक को वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहां पे आ रही है, जो 1.75 ट्रिलियन इक्विटी अरेंज करनी है, ये इक्विटी कहां से लाए? क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में बैंक वालों को पैसा वापस नहीं करना पड़ता। तो बैंक सोच रहा है हम 1.75 की इक्विटी कहां से लाए? डेट तो अरेंज हो जाएगा। डेट वाले केस में तो मान लो अगर दूसरे देश से भी लोन लेंगे, दूसरे देश से भी हम 3.25 का डेट लेंगे, उधार लेंगे, वो तो मिल जाएगा। लेकिन 1.75 ट्रिलियन जो इक्विटी कैपिटल मेंटेन करनी है, ये कहां से आएगा? लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा बताऊं, अभी 2022 चल रहा है और ये 2012 की स्पीच है। इट मीन 10 साल की बात, 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले हम ये घबरा रहे थे कि 1.75 ट्रिलियन कहां से आएगा। 2018 के खत्म होते होते हमने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया था। हमको केवल 1.75 ट्रिलियन का अरेंजमेंट करना था, जबकि हम लोग 2.11 ट्रिलियन का अरेंजमेंट कर चुके थे। इट मींस क्या, अगर मैं थोड़े फैक्ट की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो 1.75 ट्रिलियन का अरेंजमेंट करना था, हम 2.11 ट्रिलियन का अरेंजमेंट कर चुके थे। ठीक है, लेकिन वापस चलते पास्ट में, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई कि 18 के एंड तक आते आते, 19 के एंड तक आते आते हम इतना अरेंजमेंट कर चुके थे। लेकिन वापस चलते पास्ट में,
तो वहां पे दो क्वेश्चन निकल के सामने आए इस 1.75 ट्रिलियन के ऊपर कि जो हमें एडिशनल इक्विटी कैपिटल 1.75 की चाहिए, उसके ऊपर जो है हमारे सामने दो क्वेश्चन निकल के आए। पहला क्वेश्चन, कैन मार्केट प्रोवाइड कैपिटल ऑफ दिस साइज। बेटा मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है जनता या बैंक, सॉरी जनता। मार्केट मींस क्या? देश की जनता। तो क्या देश की जनता इतनी कैपिटल प्रोवाइड कर पाएगी? क्या 1.75 ट्रिलियन देश की जनता से मिल पाएगा? तो पहले मेरी बात सुनो, ये 1.75 ट्रिलियन सारा का सारा पैसा देश की जनता से नहीं जुटाना। जो 1.75 ट्रिलियन इक्विटी का अरेंजमेंट करना है, इस इक्विटी का अरेंजमेंट दो जगह से किया जाएगा। एक तो मार्केट से किया जाएगा और दूसरा गवर्नमेंट से भी कुछ पैसा उधार लिया जाएगा। और जब गवर्नमेंट हमको पैसा उधार देगी तो इसको बच्चों बोलते हैं रीकैपिटलाइजेशन। तो कुछ पैसा लगे गवर्नमेंट से, इसको क्या बोलेंगे? रीकैपिटलाइजेशन। और कुछ पैसा उठाएंगे मार्केट से इक्विटी शेयर के नाम पे। मार्केट में क्या करेंगे? बैंक वगैरह मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करेंगे और शेयर लॉन्च करके कुछ पैसा उठाएंगे मार्केट से और बाकी बैलेंस मनी गवर्नमेंट से उठाएंगे। बाकी बैलेंस मनी गवर्नमेंट हमको पैसा देगा, बाकी का पैसा गवर्नमेंट से उठाया जाएगा। तो जो 1.75 ट्रिलियन है, इसके दो रास्ते हैं, एक तो मार्केट, एक गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये, मार्केट से कितना मिलेगा और गवर्नमेंट से कितना मिलेगा? तो बोला गया कि एक बार गवर्नमेंट अपना बोल दे हम कितना देंगे, एक बार गवर्नमेंट अपना बोल दे हम कितना पैसा दे सकते हैं, तो उसके बाद तो जो पैसा बचेगा वो मार्केट से उठा लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखा है? The amount the market will have to provide will depend on how much of the recapitalization burden of PSB the government will meet। ये बोलता है कि मार्केट से कितना पैसा उठाया जाएगा, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, बोले तो सरकारी बैंक। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट जो है सरकार के लिए, क्या कर रहा हूं मैं, मार्केट से कितना पैसा उठाएंगे। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सरकारी बैंकों को कितना पैसा देगी, गवर्नमेंट कितना रिकैपिटलाइजेशन करेगी, सरकार कितना पैसा देगी। जितना पैसा बचेगा उतना पैसा मार्केट से उठा लिया जाएगा। मार्केट विल हैव टू प्रोवाइड विल बी इन द रेंज ऑफ 700 बिलियन टू 1 ट्रिलियन। फिर भी एक अंदाजा लगाया गया कि मार्केट से लगभग 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक, 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक, इसका मतलब है 700 अरब से 1000 अरब तक। क्या बोला मैंने? 700 अरब से 1000 अरब तक का पैसा फिर भी लगता है जनता से उठाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये, क्या जनता 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक का पैसा देने में सक्षम है? क्या जनता के पास इतना पैसा होगा कि वो 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन हमको प्रोवाइड कर सके? तो यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि ओवर द लास्ट 5 ईयर, अगर मैं 2012 से पहले के 5 साल की बात करूं, अभी हम कहां पे चल रहे हैं? 2012 में। तो सुब्बाराव जी ने बोला कि यस, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पहले भी मार्केट से पैसा उठा चुके हैं। अगर बात की जाए आज से 5 साल पहले की, तो ओवर द लास्ट 5 ईयर, आज से 5 साल पहले, बैंक हैव रिवाइज इक्विटी कैपिटल टू द ट्यून ऑफ 500 बिलियन थ्रू द प्राइमरी मार्केट। कि आज से 5 साल पहले भी बैंकों ने 520 बिलियन रुपए मार्केट से उठाए थे। तो 700 बिलियन या फिर 1 ट्रिलियन इतना उठाना अगले 5 साल के लिए मार्केट से शुड देयरफॉर नॉट बी एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम। इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम मतलब होता है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नॉट नहीं है। इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम मतलब, इसके बात करूं तो उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? नॉट। इट मींस कि 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक का पैसा उठाना, मार्केट से उठाना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट हमें इतना पैसा प्रोवाइड कर देगी। तो 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तो मार्केट से मिल जाएगा।
और फिर बाकी बचा हुआ पैसा हम गवर्नमेंट से उठा लेंगे। तो ये तो हो गया कि क्या मार्केट इतना पैसा अरेंज कर पाएगी। तो यस, अगर आने वाले 5 साल में इतने पैसों की नीड होगी 1.75 ट्रिलियन की, तो ये पैसा अरेंज किया जा सकता है। तो मार्केट से इतना पैसा कितना 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है? अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट विल बी द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इन कैपिटलाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी एंड व्हाट आर इट्स ऑप्शन। अब सेकंड ये आता है कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या बर्डन पड़ेगा, मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा बर्डन। आपने पढ़ लिया कि मार्केट के ऊपर 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक का बर्डन पड़ेगा। गवर्नमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा बर्डन, आओ इसको भी एक बार देखते हैं। तो देखा जाए जितने भी देश में बैंक हैं उन बैंकों में 70% गवर्नमेंट का शेयर है। इट मींस पूरे इंडिया में जितने भी बैंक है 70% बैंक गवर्नमेंट, 70% बैंकों में जितने भी बैंक है उनमें 70% शेयर गवर्नमेंट का। इट मींस क्या, गवर्नमेंट 70% बैंक को मैनेज करते हैं। इफ गवर्नमेंट ऑप्ट टू मेंटेन इट्स शेयर होल्डिंग एट द करंट लेवल, अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 70% उनकी शेयर होल्डिंग है, 70% मेंटेन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अभी भी 70% ही शेयर होल्डिंग चाहती है, तो क्योंकि गवर्नमेंट अगर शेयर होल्डिंग ज्यादा चाहती है तो फिर गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ेगा ज्यादा, गवर्नमेंट को बर्डन फेस करना पड़ेगा ज्यादा। अगर गवर्नमेंट ज्यादा शेयर होल्डिंग की हकदार रखती है, अगर गवर्नमेंट अपने पास ज्यादा शेयर होल्डिंग पावर रखना चाहती है तो गवर्नमेंट को फिर पैसा देना पड़ेगा ज्यादा। अगर गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग पावर कम रखेगी तो वो शेयर मार्केट में बेच देंगे और वहां से पैसा उठा लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग 70% रखना चाहती है तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा 900 बिलियन का बर्डन। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अपनी शेयर होल्डिंग को वो कम कर देंगे, 51% कर देंगे मिनिमम, तो फिर जब सरकार अपनी शेयर होल्डिंग कम करेगी सरकार के ऊपर बर्डन भी आएगा कम। सरकार को केवल 700 बिलियन डॉलर को अरेंज करना पड़ेगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ा कि गवर्नमेंट जो है अगर अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न मेंटेन रखेगी 70% तो 900 बिलियन रुपए दे, और अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न घटाएगी मिनिमम 51% तो ज्यादा कुछ नहीं, 700 बिलियन डॉलर का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो तो वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो। लीजिए, चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विल बेसल 3 हर्ट ग्रोथ? क्या बेसल 3 से हमारी ग्रोथ पर कोई नुकसान पहुंचेगा? क्या हमारी ग्रोथ को हर्ट होगा? क्या हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा? तो पहले समझो ग्रोथ का मतलब क्या है और ग्रोथ से बेसल 3 का कनेक्शन क्या है। तो भाई देखो, इंडिया, अगेन बोला मैंने, ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और फ्यूचर में हमको लोन की डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में लोन की डिमांड कम नहीं होगी। इंडिया में जो लोन की डिमांड है विल एक्सपेंड रैपिडली देन द जीडीपी, कि फ्यूचर में जीडीपी से ज्यादा तो लोन की स्पीड होगी। जितनी स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से लोग लोन मांगेंगे। इंडिया विल शिफ्ट इंक्रीजिंगली फ्रॉम सर्विस टू मैन्युफैक्चर, इंडिया भविष्य में जैसे आगे बढ़ रहा है वो सर्विस से मैन्युफैक्चर पर शिफ्ट होगा। एंड द क्रेडिट इंटेंसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज हायर देन दैट ऑफ सर्विस, एंड यू नो दैट मैन्युफैक्चरिंग में लोन चाहिए होता है ज्यादा और सर्विस में लोन चाहिए होता है कम। अगर मैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करूंगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वहां पे लोन चाहिए ज्यादा, जमीन खरीदनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मशीन लानी है। अगर मुझे कोई सर्विस स्टार्ट करनी है तो सर्विस स्टार्ट करने में पैसा लगता है कम, लोन की रिक्वायरमेंट होती है कम। तो भैया इंडिया में भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो वहां पे लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सेकंड, वी नीड टू डबल आवर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भविष्य में जब फैक्ट्री बनेगी, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डबल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ेगा, सड़कें बनेगी, रोड बनेगी, हाईवे बनेंगे, बड़े बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़े बड़े समझ में आ रहा है, बैंक वगैरह बनेंगे। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में बढ़ेगा, उसके लिए भी हमें अच्छे खासे लोन की हम डिमांड करेंगे, तब भी हमें क्या चाहिए, अच्छा खासा लोन चाहिए। तो यहां भी लोन चाहिए, यहां भी लोन चाहिए।
फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेटा फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझ लो कि एक तरह से सोशल वेलफेयर कि जो देश के लोग हैं उनको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों में जोड़ना और उनको सेवाएं प्रदान करना। अब जानते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि सरकार और आरबीआई एक दोनों का उद्देश्य है। सरकार और आरबीआई दोनों चाहते हैं कि देश में समाज का भला हो, लोगों का भला हो। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनकी लो इनकम है, जिनके पास पैसा कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से, मतलब अधिक से अधिक लोग जुड़े, बैंकों के साथ जुड़े। जिनके अकाउंट नहीं है वो लोग अपना अकाउंट मेंटेन करवाए, और जब वो लोग अपना अकाउंट मेंटेन करवाएंगे, बैंकों से जुड़ेंगे, तो इनको भी काम करने के लिए क्रेडिट लोन चाहिए होगा। तो यहां पर भी लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी अगर सरकार या फिर रिजर्व बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान देंगे। तो थर्ड पॉइंट हो गया। ये गली में शोर आ रहा होगा, चुनाव चल रहे हैं ना, तो निकलती है गाड़ियां चुनाव की जो भी है गाते गाते, ठीक है। केजरीवाल जी की निकल रही है गाड़ी। तो सुनो, समझ में आ गया आपको? तो तीनों पॉइंट बोलते हैं कि भाई साहब इंडिया को भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट तो है। अब क्या ये लोन की रिक्वायरमेंट हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगी या फिर क्या बेसल 3 हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगा? एक बार तीनों पॉइंट शॉर्ट में बोल लूं तो भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उसके लिए लोन चाहिए। भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके लिए लोन चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, भविष्य में लोगों का भला करना है, उसके लिए लोन चाहिए। तो इन सब का मतलब यही है कि वी आर गोइंग टू हैव इम्पोज हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन बैंक एज पर बेसल 3। अब देखो, जितना ज्यादा लोन बांटूंगा उतने ज्यादा मेरे एनपीए वेनपीए के चांस बढ़ जाएंगे, उतने ज्यादा मेरे लॉस के चांस बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा लॉस के चांस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा कैपिटल मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी उस लॉस से बचने के लिए, उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो अगर देश में लोन बढ़ेगा ज्यादा तो एनपीए के चांस बढ़ेंगे ज्यादा, और अगर एनपीए वेनपीए लॉस के चांस बढ़ेगा ज्यादा तो बैंकों को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा। एट अ टाइम व्हेन क्रेडिट डिमांड इज गोइंग टू एक्सपेंड, कि जब भविष्य में लोन की डिमांड बढ़ेगी तो हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल मेंटेन करने की डिमांड होगी ज्यादा। लेकिन अब सुनो, कैपिटल मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। कैपिटल मेंटेन करना कि 8% या 10.5% इतनी मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। इसको मेंटेन करने में समस्या सामने आती है, इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम सामने आती है। तो इस कैपिटल को मेंटेन करने में जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, क्या उससे हमारी ग्रोथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मेन क्वेश्चन यही है कि बेसल 3 ग्रोथ पर प्रभाव डालेगी। इसका मतलब बेसल 3 में जो मैं कैपिटल मेंटेन करूंगा, तो कैपिटल मेंटेन करना, इतना सारा पैसा अरेंज करना कोई आसान बात तो होती नहीं है। तो क्या कैपिटल जो मेंटेन की जाएगी बेसल 3 के अंदर, उससे ग्रोथ पर कोई नुकसान होगा? तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, कम समय की, तो कम समय के अंदर तो हमको थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में इतनी सारी कैपिटल मेंटेन करना आसान बात नहीं होता। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में बेसल 3 का हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भले ही कैपिटल मेंटेन करने में कुछ समस्या पैदा होगी, कुछ परेशानियां आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात है बस ये। लॉन्ग टर्म में बेसल 3 हमको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। तो अल्टीमेटली इसका इन शॉर्ट आंसर ये है कि बेसल 3 हमारी ग्रोथ को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में एक बार को ग्रोथ पर हल्का सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका हमको केवल बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये लिखा है कि एम्पेरिकल रिसर्च बाय इकोनॉमिस्ट द्वारा रिसर्च करने के बाद चला पता कि बेसल 3 में इंपोज सम कॉस्ट में कुछ परेशानियां इन शॉर्ट टर्म में कुछ परेशानियां दे सकता है, कुछ परेशानी हमको प्रोवाइड, मतलब हमें कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन इट विल सिक्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लेकिन क्या होगा, इससे मीडियम से लंबे समय की जो हमारी ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म में कुछ कॉस्ट आएगी, लेकिन मीडियम से लंबे समय की ग्रोथ को ये सुरक्षित रखेगा, हमको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो क्या बेसल 3 हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती है? तो बस शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान पहुंचाएगी, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम बस 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो बाकी 10 क्वेश्चन है, हमने 4 कवर कर लिए, ठीक है। अगली क्लास में ट्राई करेंगे सारे के सारे 6 क्वेश्चन बच्चे कवर कर ले। तो एक हमने ये कवर कर लिया,
एक ये कवर कर लिया, एक ये और एक ये, ठीक है बेटा। बाकी बच्चा क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और अगर आप यूपीएससी वाले हो, आईएएस वाले हो, तो आपके एग्जाम में भी इनको पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ने ब्लेस यू, टेक केयर। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सब कीजिए भाई साहब, ठीक है। चलिए।